नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। राहुल गांधी इन दिनों कुछ ज्यादा ही बेचैन नजर आ रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में लगातार यह चर्चा चल रही है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि वह हर मोर्चे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि राहुल गांधी किसी भी तरीके से प्रधानमंत्री मोदी को असहज स्थिति में लाना चाहते हैं, चाहे इसके लिए उन्हें संसद के अंदर कोई नया राजनीतिक नैरेटिव तैयार करना पड़े या फिर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर सरकार की आलोचना करनी पड़े। हाल के दिनों में संसद के अंदर जो घटनाएं हुई है, उन्होंने इस पूरे राजनीतिक संघर्ष को और तेज कर दिया है। कांग्रेस की तरफ से लगातार यह आरोप लगाया जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी को बोलने का पूरा मौका नहीं दिया जाता। ऐसा नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। लोगों को यह महसूस होना शुरू हो जाए कि नहीं देखो, प्रधानमंत्री मोदी राहुल गांधी के साथ अन्याय कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सरकार और सत्तारूढ़ दल का कहना है कि संसद के नियमों के तहत सभी को बराबर मौका दिया जाता है और विपक्ष सिर्फ राजनीतिक फायदा लेने के लिए इस मुद्दे को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है। दरअसल हाल ही में जो घटनाक्रम सामने आया वह स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस और उसके कुछ सहयोगियों ने लोकसभा के स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की रणनीति बनाई। इस प्रस्ताव को लेकर काफी चर्चा हुई और इसे लेकर विपक्ष के अंदर भी कई तरह की राय सामने आई। राहुल गांधी और उनकी टीम ने यह तय किया कि सरकार को घेरने के लिए संसद के अंदर एक बड़ा राजनीतिक संदेश दिया जाए। इसी रणनीति के तहत अविश्वास प्रस्ताव की बात सामने आई। इस प्रस्ताव के लिए बिहार से सांसद मोहम्मद जावेद का नाम सामने आया, जो राहुल गांधी की टीम के करीबी माने जाते हैं। लेकिन जब इस प्रस्ताव को लेकर चर्चा शुरू हुई तो एक बहुत बड़ी चुनौती सामने आई। विपक्ष के पास लोकसभा में पर्याप्त संख्या नहीं है। कांग्रेस के पास खुद करीब 99 सांसद है और 99 सांसद में भी भरोसा नहीं है कि सबके ऊपर कि हमारे नो कॉन्फिडेंस मोशन में वो पार्टिसिपेट करेंगे, हमें सहयोग करेंगे, राहुल गांधी के सपोर्ट में कुछ कहेंगे। और विपक्ष के कई दलों का समर्थन भी पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं था, लेकिन फिर भी यह नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आए। ऐसे में यह सवाल उठने लगा कि आखिर इस प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है। विपक्ष के कुछ नेताओं का मानना था कि अगर वोटिंग होती है तो परिणाम पहले ही साफ है, क्योंकि एनडीए के पास लोकसभा में स्पष्ट बहुमत है। ऐसे में यह प्रस्ताव सिर्फ एक राजनीतिक संदेश देने के लिए लाया जा रहा है। राजनीतिक समीकरणों की बात करें तो लोकसभा में एनडीए के पास लगभग 293 सांसदों का समर्थन बताया जाता है। वही विपक्ष अगर पूरी तरह एकजुट भी हो जाए तो उनकी संख्या करीब 230 के आसपास ही पहुंचती है। लेकिन वास्तविक स्थिति इससे भी अलग है, क्योंकि विपक्ष के कई दलों के बीच मतभेद भी मौजूद है। विपक्ष एक हो जाएगा तो भी 230 सांसद लोकसभा के अंदर यह स्पीकर को नहीं हटा सकते, क्योंकि आपके पास 230 है तो एनडीए के पास 293 है। किस तरीके से आप उसे हरा सकते हो? और जब वोटिंग की बारी आएगी तो यह संख्या 293 नहीं रहेगी, ये और बढ़ जाएगी। और विपक्ष में जो आप सबको एकजुट करके 230 की बात कर रहे हैं, वो 230 नहीं रहेगा, वो 200 से भी नीचे आ जाएगा, क्योंकि विपक्ष में सहमति नहीं है, आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। स्पीकर से सबको समस्या नहीं है। यही वजह है कि कई पार्टियों ने इस प्रस्ताव को लेकर खुलकर समर्थन नहीं दिया। कुछ दलों ने कहा कि स्पीकर के खिलाफ इस तरह का प्रस्ताव लाने का कोई ठोस कारण नहीं है। अगर पिछले कुछ सालों की बात करें तो लोकसभा के स्पीकर के तौर पे ओम बिरला का यह दूसरा कार्यकाल है। उनके कार्यकाल में अब तक बहुत कम ऐसे मौके आए हैं जब विपक्ष ने खुले तौर पे उनके कामकाज पे गंभीर आरोप लगाए हो। उद्धव ठाकरे की पार्टी ने भी इस मुद्दे पर कभी कोई बड़ी शिकायत दर्ज नहीं कराई। शरद पवार की पार्टी की तरफ से भी स्पीकर के खिलाफ इस तरह की कोई बड़ी आपत्ति सामने नहीं आई। यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के कई सांसदों ने भी कभी यह सार्वजनिक रूप से नहीं कहा कि उन्हें संसद में बोलने का मौका नहीं दिया जाता। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ी। इसके पीछे एक बड़ी वजह यह बताई जा रही है कि कांग्रेस संसद के अंदर एक नया राजनीतिक नैरेटिव बनाना चाहती थी। संसद में सीट व्यवस्था को लेकर भी विपक्षी दलों के बीच मतभेद सामने आए थे। जब लोकसभा में विपक्षी दलों के सांसदों के बैठने की व्यवस्था तय की जा रही थी, तब भी कई दलों ने अपनी नाराजगी जाहिर की थी। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर सदन में पहली पंक्ति में बैठे हैं।
उनके आसपास बैठने वाले नेताओं को लेकर भी काफी चर्चा हुई थी। समाजवादी पार्टी, जो विपक्ष की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, उसके सांसदों को भी राहुल गांधी के पास बैठने की जगह मिलनी थी। इसी तरह तृणमूल कांग्रेस, जो तीसरी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, उसके सांसदों के लिए भी सीट तय की जानी थी। लेकिन कांग्रेस की तरफ से यह कहा गया कि राहुल गांधी के आसपास कांग्रेस के ही नेता बैठेंगे, इसलिए केसी वेणुगोपाल बैठे हुए रहेंगे, बगल में गौरव गोगोई बैठे रहेंगे। इन लोगों के लिए जगह इसलिए दी जाएगी क्योंकि राहुल गांधी को डिफेंड करने के लिए यही सामने आएंगे। इस फैसले से विपक्ष के कुछ दलों में नाराजगी भी देखने को मिली, लेकिन उस समय यह मामला ज्यादा आगे नहीं बढ़ा। जब स्पीकर के खिलाफ प्रस्ताव की बात आई तो एक बार फिर विपक्ष के अंदर मतभेद सामने आने लगा। कई दलों ने कहा कि इस मुद्दे को लेकर इतना बड़ा कदम उठाने की जरूरत नहीं है। संसद में इस प्रस्ताव पर करीब 10 घंटे तक चर्चा हुई। इस दौरान कांग्रेस के नेताओं को भी बोलने का मौका मिला और विपक्ष के अन्य दलों के नेताओं को भी अपनी बात रखने का अवसर दिया गया। लेकिन चर्चा के दौरान एक दिलचस्प बात सामने आई। विपक्ष के कई नेताओं ने स्पीकर के खिलाफ सीधे तौर पे कोई गंभीर आरोप नहीं लगाए। कांग्रेस की तरफ से जरूर यह कहा गया कि राहुल गांधी को बोलने का मौका नहीं दिया जाता और उनके माइक्रोफोन बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन सरकार की तरफ से यह कहा गया कि संसद के नियमों के अनुसार ही कामकाज चलता है और किसी भी सांसद के साथ भेदभाव नहीं किया जाता। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी इस मुद्दे पर रणनीति बनाई गई। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई जिसमें यह तय किया गया कि इस मुद्दे को सीधे राहुल गांधी बनाम भाजपा के रूप में पेश किया जाए। भाजपा के कई नेताओं ने संसद में बोलते हुए राहुल गांधी की राजनीति पर सवाल उठाए। निशिकांत दुबे ने नेहरू गांधी परिवार को लेकर कई तीखी बातें कही। वहीं रविशंकर प्रसाद ने भी राहुल गांधी के बयान और उनके राजनीतिक रुख पर सवाल उठाए। भाजपा का कहना है कि राहुल गांधी बार बार संसद की गरिमा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते रहते हैं। दूसरी तरफ विपक्ष के कई दल इस मुद्दे पर पूरी तरह कांग्रेस के साथ खड़े नजर नहीं आए। तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस की स्थिति भी अलग रही। बीआरएस के नेता केटी रामाराव ने कई बार राहुल गांधी की आलोचना की। उनका कहना है कि कांग्रेस लोकतांत्रिक मूल्यों की बात तो करती है, लेकिन खुद अपनी राजनीति में उनका पालन नहीं करती। महाराष्ट्र की राजनीति में भी कांग्रेस और उनके सहयोगियों के बीच कई तरह के मतभेद सामने आए। राज्यसभा सीटों को लेकर उद्धव ठाकरे की पार्टी और कांग्रेस के बीच खींचतान की खबरें सामने आई थी। इसी तरह आंध्र प्रदेश की राजनीति में भी कई दलों का रुख अलग नजर आता है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी कई मुद्दे पर भाजपा के खिलाफ खुलकर नहीं बोलती। तृणमूल कांग्रेस ने जरूर कहा कि वह विपक्ष के साथ खड़ी है, लेकिन उसने भी इस मुद्दे पर बहुत आक्रामक रुख नहीं अपनाया। यही वजह है कि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस पूरे मुद्दे पर विपक्ष पूरी तरह एकजुट नहीं है। अगर वोटिंग होती है तो परिणाम लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि संख्या बल भाजपा और उसके सहयोगियों के पक्ष में है। लेकिन असली सवाल यह है कि आगे क्या होगा। भाजपा ने अब राहुल गांधी के मोशन के खेल को उसी की भाषा में खत्म करने की तैयारी कर ली। कोर ग्रुप की मीटिंग में फैसला हुआ है कि अब राहुल गांधी को लोकसभा से बर्खास्त करने वाला एक सब्सटेंशिव मोशन लाया जाएगा। निशिकांत दुबे और भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ एक विस्तृत डोजियर तैयार किया है, जिसमें निम्नलिखित आरोप शामिल हो सकते हैं। विदेशी हस्तक्षेप का आह्वान, अमेरिका और यूरोपीय देशों को भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए उकसाना, संदिग्ध विदेशी मुलाकातें, कोलंबिया और उज्बेकिस्तान में उन लोगों से मिलना जो रेजिम चेंज, सत्ता परिवर्तन और जॉर्ज सोरोस के नेटवर्क से जुड़े माने जाते हैं, सदन की अवमानना, संवैधानिक पदों, प्रधानमंत्री और स्पीकर का बार बार अपमान करना और भ्रामक नैरेटिव फैलाना। यदि भाजपा सब्सटेंशिव मोशन लेकर आती है तो राहुल गांधी के पास बचाव के रास्ते बहुत कम होंगे। विदेशी षड्यंत्रों और सोरोस जैसे संवेदनशील मुद्दों पर कोई भी विपक्षी दल जैसे सपा या टीएमसी खुलकर राहुल गांधी का बचाव नहीं कर पाएंगे। राष्ट्रवाद के मुद्दे पर विपक्षी दल कांग्रेस से दूरी बना लेंगे। यदि कांग्रेस वॉकआउट करती है तो भाजपा बहुमत के आधार पर मोशन पास कर देगी। यदि वोटिंग होती है तो विपक्षी सांसदों की अनुपस्थिति राहुल गांधी की बर्खास्ती का मार्ग प्रशस्त करेगी। यदि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होती है तो नेता प्रतिपक्ष के रूप में उनकी आवाज उठाने की शक्ति भी समाप्त हो जाएगी।
राहुल गांधी ने स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर एक ऐसे मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया है जिसने भाजपा को उन्हें अस्थायी रूप से घेरने का मौका दे दिया। भाजपा बख्शने के मूड में नहीं है। आगामी सत्र में राहुल गांधी की सांसदी पर आने वाला संकट उनके राजनीतिक भविष्य की सबसे बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। अविश्वास प्रस्ताव के खेल में राहुल गांधी ने न केवल अपनी संख्या बल की पोल खोली, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि वह विपक्ष को एकजुट रखने में विफल रहे। अब देखना यह है कि भाजपा का यह मास्टर स्ट्रोक राहुल गांधी के राजनीतिक करियर पर क्या असर डालता है। अब देखना यह भी होगा कि आने वाले दिनों में संसद के अंदर क्या होता है। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि संसद की राजनीति में टकराव का दौर अभी खत्म होने वाला नहीं है। राहुल गांधी और भाजपा के बीच यह राजनीतिक मुकाबला आगे और तेज हो सकता है और अगर आने वाले दिनों में नए प्रस्ताव और बहस सामने आती है तो देश की राजनीति में एक और बड़ा विवाद खड़ा हो सकता है। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।